आपने भी बहुत बार ऐसा सुना होगा कि वो इंसान ईएमआई पे नहीं कर पाया, या ऐसा कभी आपके साथ हुआ होगा कि आप ईएमआई अपने समय पर पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपने हक जान लेने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप ईएमआई टाइम पे नहीं पे कर पा रहे हैं कि आपके दरवाजे पर बैंक वाले आकर खड़े हो जाएं या फिर आपके घर तक पहुंच जाए कोर्ट का नोटिस। तो इसके लिए आरबीआई के थ्रू कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ऐसे केस में आपके राइट्स क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और मैं लौट आई हूं एक नई वीडियो के साथ, जहां पर आज हम जानने वाले हैं कि अगर कोई भी लोन डिफॉल्ट हो जाता है या फिर आप समय पर ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या हक हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो अपने बैंक लोन की ईएमआई टाइम पर नहीं भर पाते हैं। आपने सुना होगा कि अगर ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है तो रिकवरी एजेंट्स दरवाजे खटखटाने लगते हैं या फिर कोर्ट के नोटिस आने लगते हैं। लेकिन क्या ये सच है? पूरा प्रोसेस क्या है और आपके हक क्या है इस केस में, आपके पास क्या राइट्स हैं इसके लिए, आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इन सारी चीजों को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अगर आप एक ईएमआई मिस कर चुके हैं या करने का डर रहता है आपको, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राइट्स के बारे में जो आरबीआई ने आपके लिए बनाए हैं। बहुत लोग ये नहीं जानते, पर आपके पास कुछ बेसिक राइट्स हैं अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो। पहले नंबर पर आता है फेयर प्रैक्टिस कोड। आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड के मुताबिक बैंक को आपके साथ रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। आपको डराने और धमकाने की उन्हें कोई हक नहीं है। जो भी इंटरेक्शन होगी वो फेयर और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। ये कोड आरबीआई की वेबसाइट पर ऑफिशियली लिखा हुआ है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि बैंक आपसे बदतमीजी कर रहा है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। प्राइवेसी एक और इम्पोर्टेंट राइट है। बैंक आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे मोबाइल नंबर या किसी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखेगा ही रखेगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर नहीं करना है या किसी भी थर्ड पार्टी के साथ तो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है रिकवरी एजेंट्स का कोड ऑफ कंडक्ट। अगर बैंक रिकवरी एजेंट भेजता है तो उन्हें पहले से आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है। रिकवरी एजेंट को प्रॉपर आईडी और बैंक के ऑथराइजेशन लेटर के साथ आना होता है और वो भी शाम 7 बजे के बाद वो आपके घर नहीं आ सकते। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको जानने चाहिए। अब बात कर लेते हैं लोन रिकवरी प्रोसेस के बारे में और कैसे अलग अलग टाइप्स के लोन में ये प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है। पहले बात करते हैं सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स की। इंडिया में लोन्स ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जो किसी कोलैटरल जैसे घर या गाड़ी के अगेंस्ट लिए गए होते हैं, और अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जो बिना किसी कोलैटरल के लिए जाते हैं जैसे पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड डेट। रिकवरी प्रोसेस सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स के केस में अलग अलग होता है। पहले हम अनसिक्योर्ड लोन्स का प्रोसेस देखते हैं क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट्स ज्यादा होते हैं। इसमें पहले आता है 0 से 30 डीपीडी यानी डेज पास्ट ड्यू। जैसे ही आप एक ईएमआई मिस करते हैं बैंक आपको 0 to 30 डेज का एक बकेट देता है। मतलब अगर आपने अपना ड्यू डेट को मिस कर दिया है तो 30 दिन के अंदर ही आपको दोबारा पे करना पड़ेगा। इस वक्त तक बैंक कुछ मेजर एक्शंस नहीं ले सकता, पर वो आपके अकाउंट एक थर्ड पार्टी एजेंसी को हैंड ओवर कर सकते हैं जो आपको ईएमआई के लिए रिमाइंड कराते रहेंगे। आपको हर 2-3 दिन पर कॉल्स आनी शुरू हो सकती हैं। एक और बात, अगर एक ईएमआई मिस होती है तो तुरंत आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन 3 डे ग्रेस पीरियड के बाद अगर ईएमआई ड्यू रहता है तो आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। फिर आता है 30 to 60 डेज का डीपीडी। अगर 30 दिन के बाद भी ईएमआई नहीं भरी गई है तो आपका अकाउंट SMA1 यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट में आ जाता है। अब यहाँ पर आरबीआई और बैंक दोनों आपके अकाउंट को क्लोजली वॉच करते हैं और कॉल्स भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आनी शुरू हो जाती हैं। फिर आता है 60 to 90 डेज का डीपीडी यानी SMA2। 60 दिन के बाद आपका अकाउंट SMA2 में चला जाता है जो हाई रिस्क कैटेगरी होता है। यहाँ पर बैंक को लगता है कि आपका रीपेमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब कलेक्शन एजेंट्स आपको कॉल्स करेंगे और कभी कभी आपको लीगल एक्शन का भी मेंशन कर सकते हैं। इस कैटेगरी में आते ही आपको मल्टीपल कॉल्स डेली बेसिस पर आने लग जाती हैं और हो सकता है कि कुछ फॉर्मल नोटिस भी मिलने लग जाए। अगर आप 90 दिन तक भी ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं, उसे नहीं भर पाते हैं, तो अकाउंट एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है और बैंक लीगल एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर करता है अपने आप को। पहला, कोर्ट नोटिस और लीगल प्रोसीडिंग्स। 90 दिन के बाद आपको 30 से 35 दिन के अंदर कोर्ट नोटिस मिलने लगते हैं। 3 प्राइमरी नोटिस हैं। सेक्शन 138 नोटिस जो चेक बाउंस केस के लिए होता है, लोन रिकॉल नोटिस और डिमांड लीगल नोटिस। ये तीनों नोटिस आपको बताते हैं कि बैंक रिकवरी में सीरियस है। दूसरा, रिकवरी एजेंट्स का विजिट करना। अब इस स्टेज पर रिकवरी एजेंट्स आपके घर आने लगते हैं। ये एजेंट्स थर्ड पार्टी से भी हो सकते हैं और रिकवर अमाउंट पर आपको 50% तक का कमीशन भी लेना पड़ सकता है। अगर आपका पेमेंट क्लियर नहीं होता है तो ये एजेंट्स 3 से 4 दिन पर आपके घर आ सकते हैं। एजेंट्स कुछ केसेस में आपको डरा सकते हैं, जेल जाने का धमकी दे सकते हैं, लीगल केसेस की धमकी दे सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपके कुछ राइट्स हैं। बैंक सिर्फ 3 मेजर केसेस में ही फाइल कर सकता है ये सब कुछ, सेक्शन 138, सेक्शन 25 और सेक्शन 420 जो चीटिंग का होता है। लेकिन सेक्शन 420 तभी लगेगा अगर आपने लोन लेते वक्त गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो। अब बात कर लेते हैं सेटलमेंट के ऑप्शन के बारे में। काफी केसेस में बैंक आपको हार्श लीगल एक्शन लेने से पहले सेटलमेंट करने के लिए एक ऑफर देता है। सेटलमेंट का मतलब है कि बैंक आपसे कहता है कि आपने 1 लाख का लोन लिया था, लेकिन अब तक का इंटरेस्ट मिलाकर आपके ऊपर आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, तो अब 20,000 की जगह आप सिर्फ 10,000 पे कर दीजिए। सेटलमेंट में आपका सिविल रिपोर्ट पर इफेक्ट
पड़ता है और आगे आपको 7 से 10 साल तक लोन लेने में या फिर क्रेडिट कार्ड लेने में मुश्किल हो सकती है। अब बात करते हैं सिक्योर्ड लोन्स की। अगर आपका लोन किसी कोलैटरल के अगेंस्ट है, जैसे कि घर या गाड़ी, तो बैंक काफी आराम से अप्रोच करते हैं क्योंकि उनके पास आपका एसेट है। इसमें इनिशियल 90 दिन का प्रोसेस जो होता है वो अनसिक्योर्ड लोन जैसे ही प्रोसेस जो होता है वो फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर 90 दिन के बाद भी रीपेमेंट नहीं होता है तो बैंक सरफेसी यानी कि SARFAESE एक्ट के अंदर घर के लिए बैंक पोजेशन नोटिस लगा सकता है अगर आपका घर लोन के अगेंस्ट दिया गया है। तो अगर आपके पास रीपेमेंट का ऑप्शन हो तो बैंक आपसे अमाउंट रीपे करने का चांस देगा आपको। सिक्योर्ड लोन्स के केस में बैंक ज्यादा डिस्काउंट या सेटलमेंट नहीं देते क्योंकि उनके पास आपका एसेट होता है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप सिक्योर्ड लोन की तरफ जाना चाहेंगे या फिर अनसिक्योर्ड की तरफ? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मुझे ये भी बता देना साथ साथ कि आप में से कितने लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस अगर आप लोन डिफॉल्ट हो जाएं तो। अगर आपने लोन लिया है तो रीपे करना जरूरी है, लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं दे पा रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि आपके हक जो है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो बैंक क्या कर सकता है और क्या नहीं, अब आपको इस बारे में पता चल गया है। अपने फाइनेंसेस को प्लान करिए, EMI को टाइम पर भरिए, लेकिन अगर आप रह गए हैं तो पैनिक मत करिए। अब आपके पास आपके हक हैं जो आप समझ चुके हैं, आप जान चुके हैं। तो आगे से अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी गलत होने लगे तो आप ये वीडियो उनको जाकर दिखा सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आप अपने कोई भी डाउट सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।